हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी अमित घेटवान और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ हमारे एमसीक्यू के जो हमारा एमसीक्यू चल रहा था सेकंड बुक से। तो उसके 4 चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एमसीक्यू से। तो ये दिस इज चैप्टर नंबर 5 जो हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो इसका पहला एमसीक्यू अगर जो हम देखेंगे, लेकिन अगर जो आपने मेरा पहला वाली वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ से समझ नहीं आने वाला है, इसलिए आप पहली वाली वीडियो भी जरूर देखें, इससे पहले वाली। ओके, सो विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट। भाई इनमें से कौन सा रूरल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू इम्प्रूव द वेजेस फॉर द अर्बन पॉपुलेशन, बिल्कुल है कि नहीं है? टू वर्क ऑन द रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज, टू एनहांस द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ आवर रूरल पीपल, टू इम्प्रूव द वेजेस फॉर द रूरल पॉपुलेशन। देखो लास्ट से पढ़ते हैं हम 4 से। टू इम्प्रूव द वेजेस बिल्कुल है, ऑब्जेक्टिव बता रहा है, या फिर ऑब्जेक्टिव, ये तो ऑब्जेक्टिव है नहीं है जो पूछ रहा है। टू इम्प्रूव द वेजेस ऑफ द रूरल पॉपुलेशन बिल्कुल है। टू एनहांस द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ रूरल पीपल बिल्कुल कहीं ना कहीं है। टू वर्क ऑन द रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज बिल्कुल ये भी है। टू इम्प्रूव वेजेस फॉर द अर्बन पॉपुलेशन, भाई अर्बन की बात आ गई ना, बिल्कुल रूरल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इनिशिएटिव फॉर द इम्प्लीमेंटिंग रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है? इनिशिएटिव्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड इम्प्रूविंग हेल्थ, सेटिंग अप द फैसिलिटीज फॉर द एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द रूरल एरियाज, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो कहीं ना कहीं नाम सब चीज पढ़ के पता लग रहा है भाई, इम्प्रूविंग फैसिलिटी भी, हेल्थ की भी, फिर एग्रीकल्चर रिसर्च भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। व्हेन वाज द नेशनल, ये बिल्कुल देखो, ये जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो नाबार्ड के बारे में बिल्कुल आपको हर एक डिटेल अच्छे से पता होनी चाहिए, वरना नाबार्ड का लोगो भी कभी कभी दिखा के क्वेश्चन पूछ लेता है। व्हेन वाज द नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सेटअप, कब ये सेटअप हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास 1982 में, नीचे लिखा ही है। विच आर द फॉलोइंग आर द इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ द रूरल क्रेडिट। भाई इंस्टीट्यूशनल हमने पढ़ी थी, इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, ठीक है। तो इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशनल सोर्स हमारे पास है? मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, लैंडलॉर्ड्स, या फिर रीजनल रूरल बैंक। तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास आंसर नंबर 1, ठीक है। इसमें टिक कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा है कि आंसर क्या लिखा है। तो इसका होगा आंसर फर्स्ट, रूरल बैंक है ना, बाकी तो ये क्या नॉन इंस्टीट्यूशनल है सारी सोर्सेस। डैश हेल्प इंटीग्रेटेड फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम इनटू रूरल सोसाइटी। कौन कौन हेल्प करता है? लैंड डेवलपमेंट बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप, रीजनल रूरल बैंक, या फिर कॉमर्शियल बैंक्स। देखो वैसे तो ये जितनी भी हैं ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है ना, लेकिन ये बोल रहा है हेल्प इंटीग्रेटेड फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम इनटू रूरल सोसाइटीज, ठीक है। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक रूरल सोसाइटीज की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इसने क्या लिखा है? रूरल सोसाइटीज की बात कर रहा है, क्योंकि सोसाइटी गांव में भी तो सोसाइटीज होती है ना। अगर ये सोसाइटी वर्ड नहीं होता तो इसका आंसर बदल सकता था, लेकिन इसने लिखा है रूरल सोसाइटी, तो इसके लिए हमने इसका आंसर क्या करा है? आंसर बी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। द प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग, स्टोरेज, ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज नोन एज, क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, या फिर एग्रीकल्चर बैंकिंग। तो ये पूरा एक टॉपिक है हमारे पास जिसका हमने नाम दिया एग्रीकल्चर मार्केटिंग। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, हाँ, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जरा नहीं ए वाला, ये वाला, इसके आगे करता हूँ टिक। Which of these programs were initiated by the government of India for rural development? ठीक है, which of these programs were initiated by the government of India for rural development? इनमें से कौन सा प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट ने रूरल डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया था? नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, बिल्कुल। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये भी किया था भाई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी किया था। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। ये सारे इनिशिएटिव हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। अगर जो आप अपनी बुक में देखोगे, एनसीईआरटी में भी देखोगे, वहाँ भी लिखे मिलेंगे। और अगर जो आपके पास कोई और टी आर जैन है तो वहाँ पे भी आपको टी आर जैन है, या फिर कोई संदीप गर्ग है, या फिर कोई आर एस राधा बगुना है, कोई भी आपके पास अगर जो रिफ्रेशर जो भी आप यूज करते हो तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाएंगे। टी आर जैन मेरे मुंह से इसलिए निकलता है क्योंकि मैं ज़्यादा प्रेफर टी आर जैन ही करता हूँ।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन इंस्टीट्यूशनल, भाई कौन इनमें से नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट है? रूरल, रीजनल रूरल बैंक, ये तो आरआरबी जिसे बोलते हैं, हर गांव में होता है। कॉमर्शियल बैंक, मनी लेंडर्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो साफ साफ देखने को मिला मनी लेंडर्स, जो पैसे वाले लोग हैं। ठीक है, तो इसका आंसर इसलिए क्या है? बी, द अपेक्स फंडिंग एजेंसी इन इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग द रूरल क्रेडिट। भाई रूरल क्रेडिट की बात कर रहा है तो सीधा सीधा आंख बंद करके हमें किस में करना है? नाबार्ड में। ठीक है, तो इसलिए लिखा है इसका ऑप्शन क्या है? आंसर सी। फिर इसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफर क्रेडिट टू रूरल हाउस होल्ड। ठीक है, एट अ मॉडरेट रेट, बिल्कुल कम रेट पे देता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। जितने भी इंस्टीट्यूशनल ये सोर्सेज है कम रेट पे ही देती हैं। ठीक है, विदाउट कोलेट्रल, कोलेट्रल मतलब कोई भी गिरवी ना रखे। ठीक है, फिर इसने सी बोला है बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, और डी बोला है कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो आपको पता ही लग रहा है कि भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कम रेट पे देती है और बिना कुछ गिरवी रखे देती है। तो इसका मतलब क्या? आंसर 4 इसका सही जवाब होगा। अब आते हैं इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेक्स्ट चैप्टर पे। सो इसके भी हमारे पास आंसर लिखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ठीक है, क्या इसमें से सही है स्टेटमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड बाय रिस्ट्रिक्टिंग द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ठीक है, sustainable development can be achieved by the controlling of the growth rate of the world population. Sustainable development can be achieved by the controlling of the maintenance of the population. तो कहीं भी अगर ये सारी चीजों को हम देख के चले, लेके चलें, तो कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन डी सही लग रहा है, ऑल ऑफ दीज। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग के बारे में क्या सही है? नीचे से पढ़ रहा हूँ। ग्लोबल वार्मिंग हैज लेड टू ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेशन। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हैज लेड टू रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन अक्रॉस द सेवरल कंट्रीज। ग्लोबल वार्मिंग हैज लेड टू द राइज इन द सी लेवल, या फिर ग्लोबल वार्मिंग हैज लेड टू द लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन। देखो, अगर इसकी बात करें तो भाई वेस्ट तो जनरेशन की तो मतलब वेस्ट तो कैसे जनरेट होगा ग्लोबल वार्मिंग से? नहीं होगा। हैज टू द रैपिड इंक्रीज द पॉपुलेशन, भाई ग्लोबल वार्मिंग होगी तो पॉपुलेशन तो बढ़ ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं अगर जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो हमारा क्या सी लेवल क्या होगा? बढ़ेगा, है ना? जितने भी ग्लेशियर वो पिघलने स्टार्ट होंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या दिया? ऑप्शन बी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन पर्पस बिहाइंड सेटिंग अप द सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी? ठीक है, ये इसका क्या मेन रीजन है? सीपी सीपीसीबी क्यों बनाया गया है? ठीक है, या मेन पर्पस क्या है? द मेन पर्पस ऑफ सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड वाज टू रेगुलेट एयर पॉल्यूशन। केवल एयर पॉल्यूशन को रेगुलेट करना है, या फिर वाटर पॉल्यूशन को रेगुलेट करना है, या फिर नॉइज पॉल्यूशन को रेगुलेट करना है, या रेगुलेट डिफॉरेस्टेशन को रेगुलेट करना है? तो भाई इसका नाम पढ़ लो पहले एक बार। सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी। तो इसका जो काम है, मेन काम जो इसका है वो है क्या करना है? एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। द मेन पर्पस ऑफ सेंट्रल पॉपुलेशन पढ़ रहा हूँ, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाज टू रेगुलेट एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एयर पॉल्यूशन के बारे में ज्यादा ध्यान रखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब बताना। टाइड्स आर द कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है सन इज अ कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी, विंड इज अ कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर ड्राई डंग इज अ कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सी कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी है? ठीक है, तो इस पे नाम से ही पढ़ के लग रहा है ड्राई डंग इज अ कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, कन्वेक्शनल होता है, नॉन कन्वेक्शनल सोर्स होता है। ठीक है, पता है ना? आप एक बार इस बुक में पढ़ लेना, आप देख लेना कन्वेक्शनल सोर्स क्या बोलता है, नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है। कन्वेक्शनल बेसिकली वो होती है जो कि रिन्यूएबल नहीं होती है। नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होती है जो कि रिन्यू हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या दे रखा है? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओजोन स्लाइड्स इज एक्यूरेट? ओजोन स्लाइड इज फाउंड इन द ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, पता है ना आपको? ट्रोपोस्फेयर होता है, देन स्ट्रेटोस्फेयर होता है, एक्सोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ये ऐसे लेयर है। तो कहाँ होती है? ट्रोपोस्फेयर में होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, एक्सोस्फेयर में होती है, या फिर मेसोस्फेयर में होती है। तो अगर जो हम बात करें तो जो हमारे पास जो ओजोन लेयर होती है वो कहाँ होती है? ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में। ठीक है, मतलब तो हम इसे कहाँ काउंट करेंगे? इसे हम काउंट करेंगे स्ट्रेटोस्फियर में, जहाँ पे हमारे क्या एरोप्लेन भी उड़ते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है भाई, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्यों, ओजोन लेयर क्यों कम हो रही है, मतलब कैसे क्या हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन लेट्स टू प्रॉब्लम। अच्छा क्या होगा ओजोन लेयर डिप्लीशन से, ओजोन लेयर डिप्लीशन लेट्स टू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ स्किन कैंसर विद इन ह्यूमन, बिल्कुल होता है। अगर जहाँ पे डायरेक्ट रेस पड़ेगी तो स्किन कैंसर हो सकता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन रिजल्ट इन द लोअर अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फिर ओजोन लेयर डिप्लीशन हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट, बिल्कुल, तो इसलिए इसका आंसर क्या देगा, ऑप्शन डी। Which of the following statements is true? Ozone depletion is one of the main reason for soil erosion. बिल्कुल, कहीं ना कहीं कह सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज द मेन, बिल्कुल यार नाम से पता लगा डिफॉरेस्टेशन। एयर पॉल्यूशन इज वन ऑफ द मेन, या फिर ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की बात कर रहा है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द सॉइल इरोजन। अगर जो पेड़ कटेंगे तो इसीलिए क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। तो इसका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, देखो तो द सेंट्रल बोर्ड कंट्रोल हैज आइडेंटिफाइड द 25 इंडस्ट्रियल कैटेगरीज एज सिग्निफिकेंट। देखो इसका इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, थोड़ा ध्यान से पढ़ लो एक एक स्टेटमेंट। द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज आइडेंटिफाइड 17 इंडस्ट्रियल कैटेगरीज एज सिग्निफिकेंटली पॉल्यूटिंग। ठीक है, तो ऑप्शन डी करा हुआ है। देखो ये वैसे कोई वैसी वो बात नहीं है कि इसमें दे रखा 5 इंडस्ट्रीज दे रखा है। ठीक है, लेकिन आप देख लो कि इसमें अलग क्या है, 25, 35, 45। ठीक है, तो इतनी नहीं है 17, क्योंकि 17 स्टार्टिंग में दी गई थी ना, तो इसीलिए 17 मान लो। 17 आप याद रखना, बस याद कर लो इसे, 17 दी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इकोनॉमिक ग्रोथ इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट फॉर डेवलपमेंट, पॉलिटिकल ग्रोथ इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, या फिर सस्टेनेबल ग्रोथ इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, सस्टेनेबल ही चल रहा है आजकल, आप ये मान के चलना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ग्लोबल वार्मिंग इज द रिजल्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इज अ नेचुरल phenomenon. Global warming is defined as the rise in the average temperature of the surface of the earth. ठीक है, global warming is simplify another term that scientists use to describe the greenhouse effect. ठीक है, तो आपको सही सा कौन लग रहा है, तो मुझे तो सही सा ये लग रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इज डिफाइंड एज ए rise in the average temperature of the earth surface। चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं। ठीक है, which of the for what is the what is the average rate growth of employment during the 1950 to 200 2010? ठीक है, employment क्या बता, what is the average rate of growth, average rate of growth of employment during the, क्या था, तो इसका आंसर मुझे लगता है ऑप्शन नंबर 2, 2% था, याद रखना। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई आर इंक्लूड इन द, किस में आता है ये, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी, या फिर ऑल ऑफ अबव? बताओ किस में आता है। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाना, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई आर द पार्ट ऑफ secondary sector. In the rural areas, unemployment can be divided into, ठीक है, रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे डिवाइड किया जाता है, डिवाइडेड इनटू सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, ये तीनों दे रखा है। फिर उसके बाद दे रखा है वन, वन और टू, ओनली वन, ओनली टू, या 1 2 3, क्या लगता है, एक बार वीडियो पोस्ट करके देखो जरा। 1 और 2 याद रखना, हमारे सिलेबस में वैसे भी 2 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट दिए, एक दिया सीजनल, एक दिया डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, साइक्लिक समझ में, साइकिल पर टायर घूम रहा है फिर आ रहा है, फिर टायर घूम रहा है फिर आ रहा है। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द रेसेशन फेज ऑफ द ट्रेड साइकिल, या फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर। तो भाई इसमें साइकिल लिखा ही है ना ऑलरेडी, तो इसमें क्या, अनएम्प्लॉयमेंट, यार यहाँ टिक कर देता हूँ, ठीक है।
अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द रेसेशनरी फेज ऑफ द ट्रेड साइकिल, मतलब एक टाइम के बाद। फिर इसके बाद बात करते हैं डैश अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स ड्यू टू डिले इन द मोबिलिटी ऑफ फैक्टर अक्रॉस द डिफरेंट ऑक्यूपेशन। स्ट्रक्चरल बता रहा है ये, तो आपको लड्डू वाला क्वेश्चन दे दिया। अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स ड्यू टू डिले इन द मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स अक्रॉस द डिफरेंट ऑक्यूपेशन। स्ट्रक्चर है फ्रिक्शनल, जल्दी बताओ सोच के। अरे ठीक हो जाओ भाई। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इफ अ कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजर हायर्स टू वर्कर्स ऑन डेली वेजेस, such such a situation is covered। ठीक है, फॉर्मल होगा इनफॉर्मल सेक्टर होगा, जल्दी बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल या इनफॉर्मल। दिस विल बी इनफॉर्मल sector। Dash refer to a situation when the economic is able to produce more goods and services without a proportionate increasing in employment opportunities। ठीक है, तो क्या कहेंगे उसे भाई? घर मतलब कंट्री के अंदर ग्रोथ तो आ रही है, मतलब कंट्री बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, तो कैसे प्रोड्यूस करती है? तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं बताओ? इस सिचुएशन को कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। भाई जॉबलेस ग्रोथ पढ़ लेना, देखो जॉबलेस ग्रोथ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो अपने आप से काम करना, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब ये स्टेटमेंट पढ़ो, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु owing to lack of work are not working but either seek work through the employment exchange intermediaries, friends or relatives, or by making application to prospective employers or express their willingness or ability for work under the prevailing condition of work and remuneration। This definition is given by, ठीक है, ये किसने डेफिनेशन दी है? देखो थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया। इकोनॉमिस्ट, सेंसस ऑफ इंडिया, नेशनल सैंपल सर्वे। इसका आंसर आप याद कर लेना यार, ये आपको बुक में भी बहुत कम मिलेगा। तो इस जो दिया गया था, ये दिया गया था कहाँ से? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर? अ प्राइवेट स्कूल टीचर इन अ स्कूल विच हैज 25 टीचर्स, फॉर्मल सेक्टर हो गया भाई। द ओनर ऑफ अ टेक्सटाइल शॉप एम्प्लॉइंग 9 वर्कर्स, a driver of a bus company which has more than 10 buses with 20 drivers, ये भी फॉर्मल हो गया। सिविल इंजीनियर वर्किंग इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी विच हैज 10 वर्कर्स, ये भी क्या हो गया? फॉर्मल हो गया। तो इसका आंसर हमें क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन बी, क्योंकि 10 9 या 9 10 या 10 से ज़्यादा की बात करता है, वो फॉर्मल होते हैं, बाकी सारे इनफॉर्मल होते हैं। स्टडी अबाउट द वर्किंग पीपल, चूज द करेक्ट अल्टरनेट। स्टडिंग अबाउट द वर्किंग पीपल help in understanding and planning our human resources, help us to analyze the contribution made by the different industrial and sector towards the national income, बिल्कुल कहीं ना कहीं कह सकते हैं। help us to address many social issues such as exploitation or marginalized section of the society, child labor, या फिर all of these। भाई सारे लग रहे हैं मुझे, तो इसका आंसर होना चाहिए था all of these। अब हमारे पास लास्ट चैप्टर, जिसके लास्ट चैप्टर के हम पढ़ लेते हैं। इन विच ईयर द ग्रेट लीप फॉरवर्ड वॉज इनिशिएटेड इन चाइना? देखो चाइना के मैंने आपको पहले बताया था, दो फेज थे, एक तो था 78 से पहले और एक है 78 के बाद। तो इसमें बोल रहा है जीएलएफ कब हुआ था, तो जरा आपने पढ़ा होगा, तो बताओ कब हुआ था जीएलएफ? जीएलएफ हुआ था 1958 में। ठीक है, चाइना हैज़ द डैश लार्जेस्ट जीडीपी, बताओ चाइना की कौन सी लार्जेस्ट जीडीपी है? ये तो भैया जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। चाइनीज हैव सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर इन डैश इकोनॉमी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स डैश इन एन इकोनॉमी। क्वालिटी ऑफ लाइफ, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बताओ क्या? क्वालिटी ऑफ अ लाइफ।
ठीक है। इन विच कंट्री फर्स्ट 5 year प्लान commenced in the year 1956। ठीक है। इन विच कंट्री फर्स्ट 5 year प्लान commenced इन द ईयर ऑफ 1956। बताओ इंडिया का कब आया था? पहले तो इंडिया का याद करो, इंडिया का कब आया था? इसका आंसर होगा पाकिस्तान। इंडिया का था 1951 में। ठीक है, याद रखना। पाकिस्तान का 1956 बता रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट रैंक इन द एसडीआई? कौन सी है? पाकिस्तान तो है नहीं भाई, इंडिया है नहीं, तो क्या है? चाइना। हाईएस्ट रैंक है चाइना की। ठीक है। कल्चरल रेवोल्यूशन की बात करें, ग्रेट लेट्रन कल्चरल रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ एम ए जिन्ना? नहीं भैया। एम के गांधी? नहीं। जे एल नेहरू? नहीं। तो किसके केस में होता? माओ जेडोंग। इन विच ईयर द वन चाइल्ड पॉलिसी वाज एबोलिश्ड इन चाइना? भाई कौन से साल में था वन चाइल्ड पॉलिसी? बिल्कुल याद रखना। पता है आपको कब आई थी वन चाइल्ड पॉलिसी? 2015 में। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ रिलाइड अपॉन, किस पर रिलाइड हुए थे? बताओ क्या थे? फ्री इकोनॉमी थी इनकी, सोशल थी, कैपिटलिस्ट थी, या फिर मिक्स थी? बोथ वर रिलाइड ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी। In which year the policy of reforms and opening up launching in China launched in China, which gave a big push to China manufacturing to export? बताओ कौन सा एक ऐसा ईयर था जिसने चाइना को पुश कर दिया था बिल्कुल आगे? जैसे हम करेंगे 1978, इसलिए वो रखा है 1978 प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज हैव द हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट? बताओ जी। चाइना की और इंडिया की अगर जब बात करें तो चाइना का था 1.9 या 1.8 समथिंग, और इंडिया का था 2.2। पाकिस्तान की बात करें तो 3.2। मतलब यहाँ पे फर्टिलिटी रेट मतलब कितने बच्चे पैदा होते हैं, हम कह सकते हैं ऐसे। ठीक है। तो चाइना वाला एक बच्चा पैदा करते हैं, इंडिया वाले दो करते हैं, और पाकिस्तान वाले 3 बच्चे पैदा करते हैं। ओके, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। और आपको अगर जैसे इंटरेस्टिंग एमसीक्यू और चाहिए तो मैं फर्स्ट बुक से भी आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग से एमसीक्यू लेके आऊँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी मरोज, हैप्पी मकर संक्रांति। सबकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरा आपके साथ पूरा ऑल द बेस्ट है, बड़ा वाला ऑल द बेस्ट है। और कुछ अगर मेरी तरफ से कुछ हेल्प हो पाए आप लोगों के लिए तो बिल्कुल हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और हम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं। बाय, सी यू वंस अगेन।